बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। कब आ रहा है तू गांव? पूरे 3 साल हो गए तुझे देखे, अब रहा नहीं जाता तेरे बिना। जल्दी आ जा अपने माँ पापा के पास। गायत्री जी ने फोन पर अपने बेटे गौरव से कहा। गौरव बोला, मम्मी, मेरी 15 दिनों बाद मुंबई में मीटिंग है, जिसके सिलसिले में मैं वहां आने वाला हूँ। तब गांव भी आऊंगा। आप ये बताओ, दादा दादी पापा सब कैसे हैं? गायत्री जी बोली, सब ठीक है बेटा, बस तू जल्दी से आ जा। मैं और तेरे पापा तुझे दिन रात याद करते हैं। तेरे बिना घर में जरा भी रौनक ही नहीं लगती। मुझे तो अकेले में ये घर काटने को दौड़ता है। गौरव बोला, हाँ मम्मी, बस थोड़े दिन और, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। फोन रखकर गौरव को अपना परिवार याद आ गया। वो भी सबको बहुत याद करता था, खासकर अपने दादा दादी को। दादा दादी के प्रति उसका विशेष लगाव था। बचपन में उन्हीं के साथ ज्यादा रहा करता था गौरव। जब से पढ़ाई के सिलसिले में विदेश आया, तब से भारत वापस जाने की संभावनाएं बहुत कम हो पाती थी। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, विदेश में ही नौकरी भी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और दादा दादी को देखने के लिए उसकी आंखें भी तरस रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बचपन में वो अपने दादा दादी के साथ ही सोया करता था। रोज रात को दादा दादी कहानियां सुनाते, तब जाकर उसे नींद आती। दादी रोज उसी की पसंद का खाना बनाती और दादा उसे रोज शाम बाहर घुमाने ले जाते। सारी बातें याद करके गौरव का दिल बच्चों जैसे मचल उठा अपने परिवार से मिलने को। मगर यहाँ विदेश से ऐसे निकलना आसान कहाँ था। गौरव ने अपनी दादी विमला जी को अलग से फोन किया, क्योंकि वो ये बात बचपन से जानता था कि उसकी माँ की कभी उसकी दादी के साथ बनी नहीं। और जब भी वो अपनी मम्मी को दादी को फोन देने के लिए कहता, उसकी मम्मी कुछ ना कुछ बहाना बना देती और गौरव की बात दादी से ना करवाती। मम्मी हर बात पर दादी से चिढ़ जाती, इसलिए दादी बेचारी पोते से प्यार भी छुप छुप कर करती, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं उनकी बहू गायत्री फिर किसी बात पर चिढ़ ना जाए। पोते गौरव का फोन देखकर उसके दादा दादी खुश हो गए। और जब गौरव ने अपनी भारत आने की खबर उन्हें सुनाई, तो दादी विमला जी बोली, बेटा, हमारी बूढ़ी आंखें कब से तेरी राह देख रही हैं, बस तू जल्दी आ जा। गौरव बोला, दादी, मेरा भी यहाँ यही हाल है। मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आप और दादाजी नई नई कहानियां सोच कर रखना। इस बार मैं आप लोगों से फिर से कहानियां सुनूंगा। ये सुनकर विमला जी हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा बस चले तो मैं तुझे कभी विदेश जाने ही ना दूं, हमेशा अपने पास ही रखूं। मगर तेरी कामयाबी भी तो मायने रखती है, इसलिए जब तू आएगा तब फिर से तेरी पसंद के सारे पकवान भी बनाऊंगी और तुझे ढेरों कहानियां भी सुनाऊंगी। गौरव का फोन रख विमला जी बहू गायत्री के पास आकर खुशी से बोली, बहू, हमारा गौरव आने वाला है। गायत्री बोली, आपसे पहले ये बात मुझे पता है। माँ जी, आप काम की बात बताइए, अब क्या हो गया है? बहू, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, मगर तुमने और निशांत ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पापा जी की शुगर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि मीठे से भी बहुत सालों से परहेज रखा हुआ है इन्होंने। इन गांव के डॉक्टरों को दिखा दिखाकर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। इनका इलाज अच्छी जगह हो जाए तो इनके ठीक होने के आसार बढ़ जाएंगे। गायत्री मुंह बिचकाकर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? यहाँ गांव में डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको पैसे देते हैं, वो क्या कम है जो अब आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है? आने दो आज आपके बेटे को। आपकी शिकायत ना की तो मेरा नाम गायत्री नहीं। आप दोनों को तो बस इलाज के बहाने पैसे खर्च करने हैं, महंगी महंगी दवाइयां खानी है बस। आपका क्या जाता है, पैसा तो हमारी जेब से जाता है। पापा जी के वैसे भी अब दिन पूरे हो गए हैं, अब उन्हें भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं, और कितना जिंदा रखना चाहती है इन्हें आप? विमला जी बोली, कैसी अशुभ बातें करती हो बहू। इंसान बूढ़ा हो जाए उसका ये मतलब तो नहीं कि बस अब उसके भगवान के पास जाने का समय हो गया है। तुम भी कोई जड़ी बूटियां खाकर तो आई नहीं हो, बूढ़ा तो तुम्हें भी एक दिन होना है। ऐसे में अगर तुम्हारे बेटा बहू ऐसे शब्द मुंह से निकालेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। गायत्री गुस्से में लाल पीली होते हुए बोली, माँ जी, बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। आने दीजिए आज निशांत को घर, उसको सारी बात बताती हूँ और कैसे डांट लगवाती हूँ आपको, देख लेना। विमला जी बोली, मुझे माफ कर दो बहू, तुम निशांत से कुछ ना कहना। वैसे ही वो काम से थक हार कर आता है, और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाती हो तो उसका दिमाग भी हिल जाता है और वो भी झुंझला उठता है। गायत्री बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ जी?
कि आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप मुझसे आकर ये सब कह रही हैं। जाइए, अपने बेटे से ही क्यों नहीं बात करती, जब आपको पापा जी को बड़े डॉक्टर को दिखाना ही है तो। विमला जी बोली, बहू, मेरे बेटे के कान तो तुम ही भरती हो। अब वो अच्छी बात हो या बुरी, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही तो होता है, इसलिए तुमसे कहने चली आई थी। मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम कभी तुम्हारे पापा जी को बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाने दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे पापा जी की जान से ज्यादा प्यारा है। गायत्री बोली, माँ जी, पैसा तो भला हमारा ही खर्च होता है ना, आपका क्या जाता है। अब पापा जी के पीछे इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, ये बात आपको जल्दी ही समझ में आ जानी चाहिए। विमला जी उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। विमला जी अपने बेटे निशांत से कुछ कहने का साहस करती भी कैसे। गायत्री उनसे पहले ही निशांत को सब अनाप शनाप पट्टी पढ़ा चुकी होती थी, और वो हर बात इतना नमक मिर्च लगाकर पति को बताती कि निशांत अपने माता पिता पर ही गुस्सा हो जाता था। निशांत तो सिर्फ गायत्री की हाँ में हाँ मिलाता, इसलिए उससे बात करने का कुछ फायदा नहीं होता था। एक दो बार विमला जी ने निशांत से बात करने की कोशिश की थी, मगर गायत्री ने ना जाने क्या भड़काया होता था कि निशांत उन बातों का जवाब तक कभी सही तरीके से नहीं देता था। खैर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर क्या इल्जाम लगाना, सोचकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। विमला जी अपने पति गिरधारी जी से बोली, सुनिए, हम शाम को यहीं पास में जो डॉक्टर कमलेश है उसको दिखाने चलेंगे। गिरधारी जी ने भी चुप्पी से हाँ में इशारा कर दिया। वे भी बेबस थे, अब इस उम्र में कहीं अकेले तो जा नहीं सकते थे, और गिरधारी जी डॉक्टर कमलेश को दिखा दिखाकर थक गए थे, मगर कुछ आराम नहीं पड़ता था। गिरधारी जी बोले, विमला, तुम रो क्यों रही हो, लगता है आज फिर मेरी वजह से तुम बहू से कुछ सुनकर आई हो। विमला जी बोली, बहू तो वैसे भी जब से शादी करके आई है तब से सुना रही है, भला हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास भी तो इतना पैसा नहीं कि हम बेटे बहू को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। शाम को विमला जी गिरधारी जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। रास्ते में जोर से बारिश बरसने लगी। रिक्शे में बैठे गिरधारी लाल जी बोले, विमला, तुम्हें पहले बारिश बहुत पसंद थी ना, तुम जानबूझकर बाहर भीगने चली जाती थी। विमला जी बोली, हाँ जी, बहुत पसंद थी और अब भी बहुत पसंद है, मगर अब डर लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बीमार ना हो जाऊं, और अगर मैं बीमार हो गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा। गिरधारी जी बोले, हाँ विमला, अब मुझे ही देख लो, मैं तो ज्यादातर बीमार ही रहने लगा हूं, आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, देखना, फिर हम साथ में बारिश में भीगेंगे। विमला जी गिरधारी जी को ढांढस बंधाते हुए बोली। गिरधारी जी को डॉक्टर कमलेश ने फिर वही सलाह दी जो वो हमेशा देता आया था। वो बोला, आप लोग शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वे लोग वापस रिक्शा पकड़ घर के लिए रवाना हो गए। रिक्शा से उतरकर विमला जी ने गिरधारी जी का हाथ थाम लिया, क्योंकि रास्ते में बारिश के कारण बहुत कीचड़ जमा हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं गिरधारी जी फिसल ना जाए। तभी गायत्री अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने आई। जब गायत्री ने अपने सास ससुर को यूं एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो घर के अंदर आकर निशांत के सामने खूब बवाल किया और कहने लगी, अब इस उम्र में इन दोनों बूढ़ों को मटर गश्ती करते शर्म नहीं आती क्या। निशांत, तुम्हें पता है, मेरी सहेलियों ने भी ये दृश्य देखा और वो सब ये देखकर हंस रही थी। एक ने तो ये तक कह दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गायत्री, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में शर्म नहीं आती क्या, जो रास्ते में भी एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। निशांत, मैं तो तंग आ गई हूं इन दोनों की हरकतों से, ना जाने कब तक मेरी ही छाती पर मूंग दलेंगे ये दोनों। तुम इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते, कम से कम बला तो टलेगी हमेशा के लिए। वैसे भी नाक में दम कर रखा है दोनों ने, मेरा बस चले तो मैं ही दोनों को छोड़ाऊं कहीं। निशांत बोला, गायत्री, मैं भी तो तंग आ चुका हूं इन दोनों से, मैं भी तो यही चाहता हूं कि इन दोनों को कहीं छोड़ाऊं, मगर कहां, ये समझ में नहीं आ रहा है, और फिर समाज को भी तो जवाब देना पड़ेगा कि ये दोनों कहां गए। गायत्री बोली, जी, वैसे भी दोनों को बड़े डॉक्टर के पास शहर जाना है। माँ जी मुझे अब तक 10 बार कह चुकी हैं ये बात, आप तो जानते ही हो। इन दोनों को क्या है, पैसा तो हमारा जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मुंबई बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाने के बहाने वहीं शहर में छोड़ देना, और क्या, इन बूढ़ों को और झेलना भी नहीं पड़ेगा, और कोई भी पूछेगा तो हम कह देंगे कि इन्हें दिल्ली वाली बुआ जी अपने साथ शहर लेकर गई है। निशांत को गायत्री की ये तरकीब पसंद आई और वो दूसरे दिन ही बोला, माँ पापा, मैं कल ही पापा को मुंबई में बड़े अस्पताल दिखाने ले चलूंगा।
वैसे भी पापा का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए, क्योंकि वहां हमें 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। गिरधारी जी और विमला जी सोचने लगे, आज बेटा इतने चाशनी भरे शब्दों से कैसे बात कर रहा है। इतने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। उल्टा 4 बातें सुना दिया करता था, और आज अचानक बड़े डॉक्टर के वहां ले जाने के लिए तैयार कैसे हो गया। विमला जी ने अपना और गिरधारी जी का बैग तैयार कर दिया, और दूसरे ही दिन वे लोग मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे, निशांत उन्हें अस्पताल के बाहर बैठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। निशांत को गए जब काफी समय हो गया, गिरधारी जी और विमला जी परेशान हो गए। दोनों ने निशांत के नंबर पर फोन किया, पर निशांत का फोन भी नहीं लग रहा था। नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे। बेचारे यहाँ किसी को जानते भी तो नहीं थे। रात को वहीं बेंच पर सो गए। 2-3 दिन जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से उन्होंने काम चलाया। शायद अब वे दोनों ये बात जान चुके थे कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों सोच रहे थे, अब इस अनजान शहर में उन लोगों का क्या होगा। वे तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। उनको यूं रोता देख एक नवयुवक जो वहां से गुजर रहा था, वो बोला, अंकल जी, आप लोग 3 दिन से मुझे लगातार यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हो। मैं भी 3 दिनों से यहाँ अपने पापा का इलाज करवाने आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ के नहीं लगते, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम राज है, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों वृद्ध दंपति ने अपनी पूरी कहानी बता दी। राज को उन दोनों पर तरस आ गया और वो दोनों को अपने घर ले आया। गिरधारी जी और विमला जी वापस बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए विमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने दो, ताकि हमें ये ना लगे कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। राज अपने पिता के साथ उस घर में अकेले रहता था। उसकी माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। अब उम्र के इस पड़ाव में उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम इस वृद्ध दंपति को दे दिए। वहां विदेश से गिरधारी जी और विमला जी का पोता गौरव भी अपनी मीटिंग के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुका था, और जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वो कोई और नहीं, राज ही था। गौरव राज के घर पहुंचा और दोनों ने एक साथ मीटिंग की। उतने में विमला जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। गौरव अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया, और विमला जी की गौरव को देखकर जान में जान आ गई। गौरव अपनी दादी के गले लग गया और बोला, आप लोग यहाँ कैसे? दादा दादी ने उन्हें पूरी बात बताई। गौरव को यह सब सुनकर अपने माता पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आया, और उसने उनसे इस बात का बदला लेने की ठान ली। गौरव दादा दादी को यहीं राज के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचा, जहां वो अनजान बनते हुए बोला, दादा दादी कहाँ हैं? वे दोनों थोड़े दिनों के लिए तुम्हारी बुआ जी के घर गए हैं। निशांत और गायत्री ने झूठ बोला। गौरव बोला, बुआ जी तो दिल्ली रहती हैं, इसका मतलब इस बार दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। गौरव को आए 2-3 दिन हो चुके थे। गौरव बोला, मम्मी पापा, मैंने आप लोगों की विदेश जाने की टिकट्स बनवा ली हैं। इस बार मैं आप दोनों को वहां ले जाऊंगा। विदेश का नाम सुनकर निशांत और गायत्री खुश हो गए। गौरव ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट्स बनवा ली थी। पहले वो अपने माँ पापा को विदेश लेकर पहुंचा और उन्हें वहां एक जगह बैठाकर मैं अभी आता हूं कहकर अपने दादा दादी को लेने चला गया। पूरे दिन निशांत और गायत्री अनजान देश में उसी जगह बैठे रहे, और जब काफी देर बाद भी गौरव नहीं आया तो उनकी आंखें भर आईं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों इस अनजान जगह पर किसी को जानते भी नहीं थे। वे रात को वहीं बेंच पर सो गए और बेटे को लगातार फोन करते रहे, मगर गौरव ने अपना फोन बंद करके रखा हुआ था। लगभग 1 दिन बाद गौरव अपने दादा दादी को लेकर वहां आया और बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने दादा दादी के साथ जो किया वही मैंने आप लोगों के साथ दोहराया। कैसा लगा आपको? निशांत और गायत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों गिरधारी लाल जी और विमला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। निशांत और गायत्री बोले, आज हमने ये दर्द अपने आप पर महसूस किया, जो दर्द हमने आप लोगों को दिया। गौरव ने हमें ऐसी अनजान जगह लाकर छोड़ दिया, तब हमें अक्ल आई कि आप लोगों पर क्या बीती होगी। विमला जी बोली, बेटा, जिंदगी में ये बात कभी मत भूलना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं
वे शायद ये भूल जाते हैं कि कल को उनके बच्चे भी वही व्यवहार उनके साथ दोहराएंगे। इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।